हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, महिला सुपरवाइज़र की तैयारी के लिए हम प्रैक्टिस सेट चैनल पर लाए हुए हैं। इसके 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके थे और आज हम 8वां करने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये प्रश्न रहते हैं, मिक्सअप पूरे प्रश्न रहते हैं और इन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है आपको। ये ऐसे प्रश्न हैं, सातों पार्ट देख लीजिएगा इसके प्रीवियस वाले। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसमें आपके इसके पहले पूरे पार्ट हर जो मेरे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं सुपरवाइज़र के यूट्यूब पर, सारी की प्लेलिस्ट बना दी है। जैसे कि मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट के नाम से है, जो 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक चल रहा है उसकी भी, योजना वाली की भी, 2017 प्रश्न वालों की, और एक ए सीरीज़ चल रही है टॉपिक वाइज जो हमारे सुपरवाइज़र की तैयारी, वो सारी की सारी लिंक आपको मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, जो बाल समेक प्रतिषेध व विनियमन अधिनियम आया था वो कब आया था। मतलब कि बच्चों को श्रम में ना धकेला जाए, बच्चों से काम ना करवाया जाए, स्पेशली जो 14 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं उनको किसी भी कारखाने में काम ना लगाया जाए या किसी भी जोखिमपूर्ण काम उनसे ना कराया जाए। ये कब बनाया गया था? 1990 में, 1985 में, 1989 में या 1986 में? तो ये जो अधिनियम आया था ये 1986 में आया था। बाल श्रमिक प्रतिषेध व विनियमन अधिनियम कब बनाया गया था? 1986 में बनाया गया था। याद रखिएगा। एक और याद रखिएगा बाल श्रमिक से, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 कहता है कि बच्चों के साथ शोषण ना कराया जाए, और जो अनुच्छेद 24 है वो ये बोलता है कि बच्चों से श्रम ना कराया जाए, कारखानों में बच्चों से काम ना कराया जाए, बच्चों को कारखानों में काम करने को ना बोला जाए, ये उनको काम करने से रोका जाए। ये संविधान में अनुच्छेद के तहत ये बात की गई है। आपसे पूछ सकते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम को रोकता है, तो कौन सा अनुच्छेद आएगा? अनुच्छेद 24 आएगा। बच्चों के शोषण को कौन सा रोकता है? अनुच्छेद 23 आएगा। बाल श्रमिक अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। बाल मजदूरी निषेध विनियमन 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खान में काम नहीं लगाना चाहिए या अन्य किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम जो है 1986 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 83 खतरनाक व्यवसाय और प्रक्रियाओं में रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब जो खतरनाक जगह है वो 83 ऐसी खतरनाक जगह और प्रक्रियाएं हैं जिन पर प्रतिबंध लगाता है। आपको ये नंबर भी याद रखना है कि जो बाल श्रमिक निषेध अधिनियम है 1986 वो कितनी खतरनाक व्यवसायों पर प्रतिबंध लगाता है? वो 83 खतरनाक व्यवसायों पर प्रतिबंध लगाता है। ये भी आपको याद रखना। कब आया? 1986 में। अगला है, भारत सरकार का IMS एक्ट किससे संबंधित है? देखो, IMS एक्ट संबंधित किससे है? आपने एक सुना होगा, जैसे कि जो माता बच्चों को दूध पिलाती हैं, अगर कोई माता बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही है तो उसके लिए आता है कि ये एक पूरक पोषण आहार के लिए एक पाउडर का डब्बा आता है और उसमें बोलता है कि ये माँ के दूध से बच्चे को जो पोषण मिलता है वह ये पूरक आहार भी यही वो पोषण देगा, ऐसा को डिब्बे में लिखा हुआ आता है। तो ये IMS अधिनियम इसलिए बनाया गया है कि जो बच्चे को इस एक्ट के तहत कुछ जो भ्रामक एट्रैक्टिव एक डब्बा बना दिया जाता है और भ्रामक जानकारी दी जाती है जिससे कि बच्चा जो है वो कुपोषण का शिकार ना हो। मतलब माँ के दूध को विकल्प के तौर पर एक जो पाउडर दिए जाते हैं मार्केट में, उससे संबंधित ये एक्ट है। इसका फुल फॉर्म IMS का होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट्स। मतलब माँ के दूध का एक सब्सटीट्यूट, ये ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट। इसका जो इंटरनेशनल, I का मतलब हो जाएगा यहाँ पे इंटरनेशनल कोड, M से मतलब हो जाता है यहाँ पे मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, और S से मतलब हो जाता है सब्सटीट्यूट। तो इस प्रकार से ये IMS एक्ट आया था। और ये किससे संबंधित है? तो ये स्तनपान और स्थूल पोषक तत्व से नहीं होगा, टीकाकरण से भी नहीं होगा, HIV से भी नहीं होगा। किससे होगा?
डिब्बा बंद अपूरक आहार और ऊपरी आहार से होगा। इस एक्ट के तहत यदि कोई गलत जानकारी देकर बच्चे के लिए गलत पोषण प्रदान करेगा तो उस पर दंड की और सजा का प्रावधान किया गया है। तो IMS एक्ट किससे संबंधित है? डिब्बा बंद पूरक आहार और ऊपरी आहार से संबंधित है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। WHO ने, ये भी याद रखना, ये एक्ट कब आया था? ये 1981 में आया था और ये भारत का एक्ट नहीं है। इसको वैश्विक संस्था है, विश्व की एक संस्था है WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। ये WHO की स्थापना हुई थी। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? WHO का मुख्यालय जेनेवा में है और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है। 1981 में इसने ये IMS एक्ट लाया है। कब लाया? 1981 में लाया। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट। IMS अधिनियम जो है 2 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए जो विपणन किए जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं, मतलब 2 वर्ष तक के बच्चों को जो खाद्य पदार्थ बेचे जाते हैं उनके प्रचार, और जो फार्मूला कंपनी बनाती है बच्चों के पोषक की, इसमें विटामिन भी हो, उसमें प्रोटीन्स भी हो, सारा का सारा जो पोषण प्रदान हो रहा है कि ऐसा बॉक्स बना डिब्बा में दिया जाता है पोषण, जो फार्मूला कंपनी बनाई जाती है, जो फार्मूला कंपनियां बनाती हैं बच्चों के लिए पोषण आहार प्रदान करने के लिए, उसको देखभाल पेशेवरों और स्वास्थ्य संगठनों को प्रायोजन पर व्यापक रूप से प्रतिबंध लगाता है कि मतलब कहीं से भी बच्चों का जो है गलत चीज़ बच्चों तक ना पहुँचे, और ये एक्ट उस पर एक कार्यवाही करता है। तो याद रखना IMS एक्ट किससे संबंधित है? ऊपरी पोषण आहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बच्चों की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का इसमें विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है। वैसे भी विश्व में जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा है। लेकिन जल्द ही भारत कौन से नंबर पर पहुंचने वाला है? पहले नंबर पे। और अभी पहले नंबर पर जनसंख्या में कौन है? चाइना है, और चाइना ही बच्चों की दृष्टि से पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर भारत है। दहेज लेने या दहेज देने के विरुद्ध दंड का क्या प्रावधान है? तो दहेज निषेध एक्ट, जो कि 1961 में दहेज निषेध अधिनियम आया था, ये दहेज निषेध अधिनियम क्या बोलता है? कितने साल की सज़ा का प्रावधान करता है? 3 साल की नहीं करता, 4 साल की नहीं करता, 5 साल की। दहेज अगर कोई लेता है, देता है या लेन देन में सहयोग भी करता है तो उसको 5 वर्ष की सज़ा तथा साथ में 15,000 जुर्माने का प्रावधान है। याद रखना, दहेज लो या दहेज दो, दोनों ही स्थिति में कितने दंड का प्रावधान दिया गया है? दहेज लेने में और दहेज देने में, दोनों ही स्थिति में 15,000 रुपये दंड का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा कितना? 15,000 रुपये, और सज़ा कितनी? 5 वर्ष की। दहेज लेने या दहेज की परिभाषा, दहेज एक्ट जो 1961 है उसकी धारा 3 में दहेज की परिभाषा दी गई है। कौन सी धारा में? धारा 3 में दी गई है। और इसमें क्या है? इसमें 15,000 रुपये जुर्माना और 5 साल की सज़ा दी जाती है। फ्रेंड्स, ये जो एक्ट है, एक्ट से याद आया कि जितने भी ये अधिनियम हैं, जो हमारा ऑनलाइन व्हाट्सएप का ग्रुप है, हमारा ऑनलाइन टेलीग्राम का ग्रुप है, जिसमें मैं तैयारी करा रही हूँ आपकी, जहाँ पर डेली टेस्ट होते हैं, डेली PDF दी जाती है, रोज़ रात 10 बजे वहाँ पर टेस्ट होते हैं, आपको इतने अच्छे अच्छे टॉपिक वाइज MCQ देने मिलते हैं। इसके अलावा डेली PDF तैयार करके आपको दी जाती है। उसमें मैं जितने भी एक्ट, मैंने अभी उसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 वाला जो है उसकी पूरी धाराएं, पूरी अध्याय, जो पूरे फैक्ट हैं वो ट्रिक द्वारा याद करवा दिए हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक उसमें होगा वो दहेज निषेध अधिनियम ही होगा, और वो भी हम ट्रिक द्वारा करा देंगे। ऐसे ट्रिक द्वारा बना के कराया जाता है कि आप उसको भूल ही नहीं सकते, और वो टॉपिक आपको, जो धाराएँ हैं अधिनियम में, वो आपको कोई बर्डन नहीं लगेगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पोस्ट कम आएंगी, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना। इसी क्रम में हम पूरी धाराएं, पूरी अधिनियम ट्रिक द्वारा करवा रहे हैं। अब हमने एक और जो है एक इनोवेशन किया है कि हम पहले हार्ड कॉपी के साथ ही ऑनलाइन ग्रुप प्रोवाइड कराते थे, उसी में जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह सारा कुछ होता था। लेकिन अब कुछ लोगों का कहना है कि अगर उनको हार्ड कॉपी नहीं लेना है, उनको केवल ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ना, उन्हें ऑनलाइन PDF से ही पढ़ाई होती है, रेगुलर जो हमारी वीडियो की PDF आती है वो उन्हें चाहिए रहता है। हमारा जो 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक बन रहा है, जो मैं वीडियो में भी करवाती हूँ, वो भी उन्हें चाहिए। हमारे डेली के मॉडल प्रैक्टिस सेट भी उन्हें चाहिए। तो ये सारा का सारा
आप लोग हमारे ऑनलाइन ग्रुप से अब जुड़ सकते हैं। अगर रक्षाबंधन तक आप 19 तारीख तक ऑफ़र का लाभ लेना चाहते हैं तो 599 में आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। डेली टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, इसमें डेली PDF दी जाएगी, वीडियो की पूरी PDF दी जाएगी, साथ में ग्रुप के लिए एक पर्टिकुलर B सीरीज़ चल रही है उसकी PDF दी जाती है, डेली टेस्ट लिए जाते हैं, सारा कुछ मटेरियल मिलता है, सारी धाराएँ, प्रबंधन, परिभाषा। आज कल का जो टॉपिक है हमारा, जिसमें हमारे कल ग्रुप में जो टेस्ट रहेगा उसमें मैंने जितनी भी बाल विकास की परिभाषाएं हैं, मनोविज्ञान की परिभाषाएं, उनको ट्रिक द्वारा लिख के भेजा है आज ग्रुप में। कल उनका टेस्ट होगा तो सारी की सारी बाल विकास की परिभाषा उनकी बच्चों की ऐसे याद हो जाएंगी। तो ऐसे सारा का सारा टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक करके हम सारा याद करवा देते हैं। इसको पढ़ लेते हैं। दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 में आया। इसमें क्या है, 5 वर्ष की सज़ा और 15,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। आयुष्मती योजना का संबंध किससे? देखो, आयुष्मती जो योजना है वो छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, याद रखिए, मध्य प्रदेश सरकार की नहीं है। किसकी है? छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। किससे संबंधित है? विवाह से नहीं, एजुकेशन से नहीं, पुरस्कार से नहीं। किससे संबंधित है आयुष्मती योजना? आयुष्मती योजना चिकित्सा से संबंधित है। अगला है, आंगनवाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट फूड का निर्माण किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है? स्वयं सहायता समूह, जिनको सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बोलते हैं, SHG, ठेके द्वारा, शासकीय फर्म द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो रेडी टू ईट फूड का निर्माण किया जाता है वो स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाता है। रेडी टू ईट फूड क्या होते हैं? पहले क्या होता था, आंगनवाड़ियों में कच्चा मटेरियल दिया जाता था, कच्चा दाल आटा दे दिया जाता था और वहीं पे ही बना लिया जाता था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, बच्चों को पोषक आहार प्रदान करने के लिए IMS एक्ट के तहत कि संपूर्ण पोषण मिले, रेडी टू ईट मटेरियल दिया जा रहा है। तो उन रेडी टू ईट मटेरियल, उसको तैयार कौन करता है? तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह को दी जाती है। 5 से 20 लोगों का ये समूह होता है और ये रेडी टू ईट फूड को तैयार करती हैं और आंगनवाड़ी केंद्रों को भेजती हैं, जिनके लिए उन्हें पैसा दिया जाता है। तो आंगनवाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट फूड का निर्माण कौन करता है? स्वयं सहायता। ये मत कर देना शासकीय फर्म द्वारा सहायता समूह, ये नहीं है, चयनित महिला स्वयं सहायता समूह। जिन स्वयं सहायता समूह वाली महिलाओं को चुना जाता है वो रेडी टू ईट फूड का निर्माण करती हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 महीने से 3 वर्ष तक के जो गंभीर कुपोषित बच्चे होते हैं, 6 महीने से 3 वर्ष के जो बहुत ज़्यादा गंभीर कुपोषित हैं, उन्हें कितने ग्राम रेडी टू ईट फूड दिया जाता है? उन्हें 1266 ग्राम दिया जाता है। और जो सामान्य बच्चे होते हैं 6 माह से 3 वर्ष के, उन्हें 810 ग्राम रेडी टू ईट फूड दिया जाता है। मैंने परसों नरसों एक कुपोषण वाला टॉपिक करवाया था, उसमें मैंने क्वासिओरकर, मरासमस कुपोषण क्या होते हैं, कैसे गंभीर कुपोषण वाली कैटेगरी आती है। जैसे कि अगर 11.5 से कम का अगर जो MUAC स्केल होता है, मिडिल अपर आर्म स्केल, अगर इस पे 11.5 से कम मान आता है तो बच्चा गंभीर कुपोषित होता है। 11.5 से 12.5 तक आता है तो मध्यम कुपोषित होता है। 12.5 से ज़्यादा आता है तो सामान्य पोषित होता है। तो इस प्रकार से कुपोषण को अलग अलग तरीक़ों से पहचाना जाता है। इसके बाद मैंने वाटरलू वर्गीकरण, गोमेज वर्गीकरण ये भी आपको समझाया था। उसमें कुपोषण वाला टॉपिक आपको हमारी A सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। सुपरवाइज़र टॉपिक वाइज A सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, उसमें आपको ये टॉपिक वाइज हमारी सारी थ्योरी टॉपिक मिल जाएंगे, तो वहाँ आप देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा कुपोषण पढ़ाया है। तो रेडी टू ईट फूड किसके द्वारा बनाया जाता है? महिला स्व सहायता समूह द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? महिला स्व सहायता समूह द्वारा बनाया जाता है। और 6 महीने से 3 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों को कितना दिया जाता है? 1266 ग्राम का। और 6 माह से 3 साल तक के बच्चों को 810 ग्राम रेडी टू ईट का पैकेट दिया जाता है। अगला है न्यायिक किशोर, जो न्याय बोर्ड होता है का प्रधान मजिस्ट्रेट कौन होगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो न्यायिक किशोर बोर्ड बनाया जाएगा किशोर न्याय अधिनियम के तहत, उसमें जो किशोर न्याय अधिनियम है, किशोर न्याय अधिनियम कब आया था? किशोर न्याय अधिनियम आया था 2015 में। किशोर न्याय अधिनियम कब आया था? 2015 में। उसी के तहत बोला गया है कि एक किशोर न्याय बोर्ड होगा ताकि उनकी त्वरित कार्यवाही हो सके उनके लिए, और उनको एक अलग व्यवस्था बनाई जाए, संरक्षित गृह भी बनाए जाए उनके लिए। तो ये जो किशोर अधिनियम आया है उसमें एक न्यायिक किशोर बोर्ड बनेगा
उसका प्रधान मजिस्ट्रेट कौन होगा? तो उसका जो प्रधान मजिस्ट्रेट होगा वो जो महानगर का मजिस्ट्रेट होगा या जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट होगा वही न्यायिक किशोर बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट भी होगा। जो न्यायिक किशोर न्याय बोर्ड है वो किस प्रकार की संस्था है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा ये अर्ध न्यायिक संस्था है। कैसी संस्था है ये? अर्ध न्यायिक संस्था है। ये भी याद रखिएगा कैसी है? अर्ध न्यायिक। न्यायिक किशोर न्याय बोर्ड जो है या किशोर न्याय बोर्ड को अगर बात की जाए किशोर न्याय बोर्ड की, तो वो किस प्रकार की संस्था है? तो वो कैसी संस्था है? अर्ध न्यायिक संस्था है किशोर न्याय बोर्ड। इसका प्रधान मजिस्ट्रेट कौन होता है? महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम नंबर वर्ग जो मजिस्ट्रेट होगा वो किशोर न्याय बोर्ड का प्रथम मजिस्ट्रेट या प्रधान मजिस्ट्रेट होगा। याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये याद रखिए, किशोर न्याय जो अधिनियम है 2015, किशोर न्याय अधिनियम 2015 है, उसमें 10 अध्याय हैं। कितने? लगभग 10 अध्याय किशोर न्याय अधिनियम जो 2015 है उसमें है। उसके अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड होगा जिसका प्रधान कौन होगा? महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, और ये अर्ध न्यायिक निकाय होगा। मतलब ये जो संस्था होगी किशोर न्याय बोर्ड ये पूरी तरह से न्यायिक नहीं होगी जैसे कि हमारे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, ये एक अर्ध न्यायिक नहीं हो। तो जो त्वरित कार्यवाही के लिए स्पेशली इनके लिए बनाई गई है किशोरों के लिए। अगला क्वेश्चन है, जो साधारण एकीकृत बाल विकास सेवा है ये परियोजना है किसकी? केंद्र सरकार की कैसी योजना है? केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है, केंद्रीय प्रवर्तित योजना है या दोनों है? तो इसको केंद्र ने प्रवर्त किया है। क्या किया है? इसको केंद्र द्वारा प्रवर्तित है। याद रखिएगा कैसी है ये? केंद्र द्वारा प्रवर्तित योजना है। एकीकृत बाल विकास परियोजना कब आई थी? 1975 में आई थी। और किसको क्या है? ये केंद्र द्वारा प्रवर्तित योजना है। फ्रेंड्स, अगर महिला सुपरवाइजर तैयारी में सिलेक्शन चाहते हैं तो हमारी 7 बुकलेट मंगवा लीजिए। थ्योरी प्लस एमसीक्यू की ये बुकलेट है। 5 बुकलेट थ्योरी की मिलेगी, 1 बुकलेट एमसीक्यू की मिलेगी, 1 बुकलेट आपको वन लाइनर की मिलेगी। साथ में ये तो आपका हार्ड कॉपी का हो गया। इसी पैकेज में ही हम आपको ऑनलाइन ग्रुप, डेली टेस्ट सीरीज, डेली आपको टेस्ट मिलेंगे, डेली PDF, ये सारा कुछ मिलेगा। व्हाट्सएप पर 24 घंटे आप अपडेट रहते हैं। व्हाट्सएप पर हम पूरे टाइम तैयारी कराते हैं। टेलीग्राम पर रेगुलर टेस्ट होते हैं। हमारे यूट्यूब के सारे प्रैक्टिस सेट, यूट्यूब की सारी वीडियो, साथ में जो 11,001 प्रश्नों का हम प्रश्न बैंक तैयार कर रहे हैं ये सारा भी हम उस ग्रुप में ही प्रोवाइड कराएंगे। तो ये पूरा पैकेज अगर आप हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों का लेना चाहते हैं तो 1499 का आएगा। केवल आपको हार्ड कॉपी नहीं मंगाना है, सॉफ्ट कॉपी मंगाना है तो रक्षाबंधन तक ऑफर है 599 का। उसके बाद यही जो चार्ज है ये 799 हो जाएगा। तो उसके बाद 799 में हो जाएगा और अगर रक्षाबंधन तक आप इसको 599 में आप हमारा ये ऑनलाइन पैकेज परचेस कर सकते हैं। इसमें सारा कुछ मटेरियल मिलेगा आपको। ऑनलाइन भी हम आपकी डेली तैयारी करवा रहे हैं। डेली एक टॉपिक तैयार हो रहा है। मैंने बताया कि आज मैंने बाल विकास की जो ट्रिक्स हैं, बाल विकास की परिभाषाओं की जो ट्रिक है, फ्राइड ने क्या दिया है, वुडवर्थ ने क्या दिया है, कॉलर ने क्या दिया है और क्या क्या उन्होंने बच्चों के विकास के बारे में बोला है, किसने शैशव अवस्था की परिभाषा दी है, ये सारा हमने ट्रिक द्वारा आज ग्रुप में करवाया है। जिन्होंने भी हमारे ऑनलाइन ग्रुप का आज पेमेंट किया होगा उनको आज मिल गया होगा। साथ में जिन लोगों ने हमारी ये बुकलेट मंगाई होंगी 7 उनको भी वो ग्रुप मिला है। उनकी भी तैयारी, उनको ये बुक से भी तैयारी चल रही है उनकी और उनकी ग्रुप में भी तैयारी चल रही है। तो आप भी अगर हमारे नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 6260190944। टोटल 7 बुकलेट मिलेंगी, एक ऑनलाइन का टोटल 7 बुकलेट मिलेंगी। साथ में एक ऑनलाइन का व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा, 2 टेलीग्राम ग्रुप मिलेंगे, डेली टेस्ट सीरीज मिलेंगी, डेली टेस्ट मिलेगा, डेली PDF में दी जाएंगी तैयार करके इजी लैंग्वेज। सारी अधिनियम की धाराएं ट्रिक द्वारा याद करी जाएंगी। प्रबंधन की परिभाषा हो, बाल विकास की परिभाषा, कोई डेट याद नहीं हो रही हो, सारा का सारा ट्रिक द्वारा याद कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये आप अगर हार्ड कॉपी भी लेना चाहते हैं और हमारे सॉफ्ट नोट से भी जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारा 1500 वाला पैकेज लेना पड़ेगा। और आप केवल ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारा 599 वाला पैकेज जो है वो राखी तक आप उसको ले सकते हैं, 19 तारीख तक। उसके बाद वही पैकेज 799 में हो जाएगा। बाकी अगर आप ये हमारी बुक्स भी मंगवाना चाहते हैं तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। जितने जल्दी मंगवाएंगे जितने जल्दी आप हमारे ग्रुप से जुड़ेंगे या जितने जल्दी आप हमें बुक मंगवाएंगे उतने जल्दी आप अपनी तैयारी से लेट नहीं होंगे, क्योंकि ग्रुप में ऑलरेडी तैयारी आरंभ हो चुकी है।
बहुत सारे टॉपिक बच्चों के, अगर आपको वो टॉपिक मिल भी गए लेकिन आप उस तैयारी से तो डिले हो रहे हैं ना, डेली के डेली बच्चों का दूसरा टॉपिक तैयार हो ही रहा है, और कंपटीशन जिसमें जितना ज़्यादा हाई है, लाखों लोग फॉर्म भर रहे हैं और वैकेंसी सैकड़ों में है, तो ये आप लोगों को ये ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो, जो कि पब्लिक ग्रुप है, सभी के लिए अवेलेबल है, इस नंबर पर आप मुझे हाय लिखकर भेज के ज्वाइन हो सकते हैं। साथ में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिली, ये मेरा पब्लिक ग्रुप है एक व्हाट्सएप का, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे आकांक्षा 1957 के नाम से इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सअप करना है, अपना पूरा एड्रेस भेजना है, अगर आपको हार्ड कॉपी मंगवाना है। मैं पेमेंट नंबर दूंगी, पेमेंट करना है आपको। 7 से 8 वर्किंग डेज में आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे, तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर लिया जाएगा। रक्षाबंधन तक अगर आप सॉफ्ट कॉपी ओनली सॉफ्ट ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट रेगुलर देना चाहते हैं, तो 599 का पेमेंट करके आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, बताना है कि आपको ऑनलाइन जुड़ना है। जैसे ही पेमेंट करेंगे वैसे ही आपको जोड़ लेंगे। उसकी पुरानी PDF सारी मिल जाएंगी, वीडियो यूट्यूब की भी PDF मिल जाएंगी, सारा कुछ मटेरियल आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं उनके सफल संचालन, उनका नियंत्रण और प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व मुख्य रूप से किस पर होता है? जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं उनके सफल संचालन का दायित्व किस पर होता है? बाल विकास परियोजना अधिकारी के ऊपर, सहायक संचालक के ऊपर, दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? तो ये होता है बाल विकास परियोजना अधिकारी के ऊपर। किसके ऊपर होता है? बाल विकास जो परियोजना अधिकारी होते हैं उनके ऊपर आंगनवाड़ी केंद्रों के सफल संचालन का दायित्व होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, ग्रामीण शहरी क्षेत्र में जो मिनी आंगनवाड़ी केंद्र हैं स्थापित किए जाने का मापदंड कितना है? देखो, 2 तरह के आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, एक मेन आंगनवाड़ी केंद्र होता है, एक मिनी आंगनवाड़ी केंद्र होता है, और एक सामान्य क्षेत्रों में होता है, एक आदिवासी क्षेत्रों में होता है। ये ग्रामीण शहरी सामान्य क्षेत्र हैं, तो मिनी आंगनवाड़ी केंद्र जो खोलने की जो जनसंख्या है तो 150 से 400 है। 150 से 400 की जनसंख्या पे एक मिनी आंगनवाड़ी होता है, तथा 150 से 300 में आदिवासी क्षेत्रों में होता है। आदिवासी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनवाड़ी केंद्र होता है, और जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र होते हैं उस पर कितना होता है? 150 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनवाड़ी केंद्र होता है। अगला है, पोषण अभियान जो है, जो पोषण अभियान 2018 में आरंभ हुई थी। सितंबर में पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इसके अलावा जो मिड डे मील योजना है उसको भी नाम बदलकर पोषण अभियान ही कर दिया है। तो ये पोषण अभियान योजना किस प्रकार की है? केंद्र द्वारा प्रवर्तित है, केंद्रीय और क्षेत्रीय है, राज्य और केंद्र सरकार की है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पोषण अभियान है पूरी तरह से केंद्र प्रवर्तित योजना है। कैसी है पोषण अभियान योजना? केंद्र प्रवर्तित योजना है। अगला है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसको PMMVY भी बोलते हैं, भारत सरकार की केंद्र प्रवर्तित योजना है। इसमें केंद्र और राज्य का अंशदान अनुपात, केंद्र प्रवर्तित मतलब केंद्र द्वारा लाया, केंद्र इसको लाया है, तो केंद्र और राज्य का अंशदान अनुपात कितना है? केंद्र इसमें कितना पैसे देता है और राज्य कितना देता है? 50-50 नहीं देता, ना 60-40 देता, ना 40। इसमें अनुपात है 90:10, मतलब 90 भाग वो जो रहता है पैसों का वो कौन देता है? केंद्र सरकार देती है, मतलब मोदी जी देंगे। और राज्य कितना देगा? 10% देगा, मतलब 10% हमारे यहाँ कौन देगा? मोहन यादव जी देंगे। तो ये याद रखना है कि केंद्र और राज्य के अंशदान का अनुपात कितना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 90:10 का अनुपात है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है हर शिफ्ट में। प्रधानमंत्री जो मातृत्व वंदना योजना है वो केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2017 में शुरू की गई थी। याद रखना कब शुरू की गई? 2017। इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक लाभ पहुंचाया जाता है। यह लाभ महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए मिलता है, और दूसरा 2 जीवित बच्चों के लिए तब मिलेगा यदि दूसरा बच्चा कौन हो? लड़की हो। याद रखना 2 बच्चों के लिए आर्थिक लाभ दिया जाता है। यदि बच्चे के मामले में 2 किस्तों में 5,000 की राशि, मतलब पहले बच्चे, अगर पहला बच्चा होता है तो बच्चों को कितनी राशि दी जाती है? पहले बच्चे के होने पर महिलाओं को 5,000 रुपये की राशि 2 किस्तों में दी जाती है, और दूसरे बच्चे के लिए जन्म के बाद 1 किस्त में 6,000 का लाभ दिया जाएगा। पहली किस्त में पहले बच्चे के रूप में कितने दिए जाएंगे? 5,000 रुपये दिए जाएंगे, वो भी 2 किस्तों में।
और दूसरे बच्चे में क्या दिया जाएगा, एक ही किस्त में 6,000 रुपये दिए जाएंगे, याद रखना। और दूसरे बच्चे में 1,000 ज़्यादा मिल रहा है, वो भी एक ही इंस्टॉलमेंट में नहीं मिल रहा, एक ही सीधे किस्त में मिलता है। कंडीशन क्या है, बस लड़की हो। हालांकि दूसरे बच्चे के लाभ प्राप्त करने के लिए गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। इससे जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार होगा और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में मदद मिलेगी। ये इनका उद्देश्य है इस योजना का। अगला है उज्ज्वला गृह योजना, जो है वो भारत सरकार की केंद्र प्रवर्तित योजना है, मतलब केंद्र इसको लाया था। इसमें केंद्र की, राज्य की जो संगठन होता है, जो संगठन इसको आरंभ कर रहा है, उसका अनुपात कितना होता है, तो उसका 60:30:10, 70:20:10, 50:50 या 40:40:20। तो देखो केंद्र का जो हिस्सा होता है ना वो 60, मतलब पैसे केंद्र कितना देता है, पैसा 60% देता है, राज्य कितना देगा, 30% देगा, और संगठन कितना देगा, 10%। मतलब यदि उज्ज्वला गृह योजना को 100 रुपये दिए जा रहे हैं तो 100 में से 60 रुपये कौन देगा, केंद्र देगी, 30 रुपये कौन देगा, राज्य देगा, और 10% जो संगठन कर रहा है स्टार्ट वो देगा। तो इसका क्या अनुपात रहता है उज्ज्वला गृह योजना का, 60:30:10 रहता है। अगला है आंगनवाड़ी केंद्रों के रखरखाव हेतु प्रतिवर्ष प्रति आंगनवाड़ी केंद्र प्रावधान है। मतलब आंगनवाड़ी केंद्र अच्छे से रखें, अच्छे से वहाँ पे सब साफ सुथरा हो, इसके रखरखाव के लिए प्रतिवर्ष पैसे दिए जाते हैं। कितने पैसे दिए जाते हैं, 3,000, 2,000, 5,000 या 6,000। तो प्रति वर्ष जो आंगनवाड़ी केंद्र के लिए पैसे दिए जाते हैं वो है 2,000 रुपये। कितने रुपये दिए जाते हैं, 2,000 रुपये आंगनवाड़ी केंद्रों के रखरखाव हेतु प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ भी, हमारे जितने मॉडल सेट की पीडीएफ है हम वही ग्रुप में पहुंचाते हैं, और पीडीएफ अकेले नहीं पहुंचाते हैं। अगर हमने पीडीएफ दी है तो हम अगले दिन उसका टेस्ट लेते हैं, पीडीएफ पहुंचाकर उसका टेस्ट भी लिया जाता है, ताकि आपका वो जो पेपर है, जो क्वेश्चन हम भेज रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न निकाल के बनाया जाता है। हर कुछ नहीं बनाना है, हर कुछ नहीं करना है, जो एग्ज़ाम में आना है, जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, आपको केवल वही पढ़ना है। तो इसीलिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। और ये तो वीडियो की पीडीएफ की बात हुई, ग्रुप के लिए एक अलग पीडीएफ तैयार होती है जो वीडियो में यूट्यूब पर नहीं मिलती हैं। बी सीरीज़ की पीडीएफ है जो वहीं के लिए तैयार होती है, स्पेशली जो ट्रिक द्वारा करवाई जाती है, सारा कुछ वहाँ पे मिलता है। तो और हाँ, जगह जगह पे क्या हो रहा है ना, पटवारी का प्रबंधन आप पढ़ रहे हैं, पटवारी का जो प्रबंधन का टॉपिक है वो ना पढ़ें। आप एक बारी सिलेबस में देखें कि प्रबंधन का कौन सा टॉपिक दिया है, उन्हीं पर ही फोकस करें, हर कुछ ना पढ़ें। प्रबंधन के मुश्किल से 4 टॉपिक हैं जो आपको करना है, उसके लिए उसमें एक पैसेज आएगा, उस पैसेज में 4-5 क्वेश्चन कवर होंगे प्रबंधन में ही। तो उसके लिए इतना परेशान ना हो, बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हैं और आगे वाले समय में प्रबंधन के बहुत शानदार वीडियो लाने वाली हूँ, और साथ में ग्रुप में भी मैं ऐसे ही शानदार प्रश्नों की प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। आंगनवाड़ी केंद्रों के रखरखाव हेतु प्रति आंगनवाड़ी कितने पैसे प्रस्तावित हैं, 2,000 रुपये प्रस्तावित हैं। अगला है बाल विवाह जो प्रतिषेध अधिनियम है 2006, उसके बारे में सही कथन कौन सा है। सबसे पहले ये याद रखो कि बाल विवाह जो प्रतिषेध अधिनियम है वो कब आया था, है ना। तो सबसे पहले कब आया था, ये 2006 में आया था। यह अधिनियम केंद्रीय अधिनियम है, बिल्कुल सही है क्योंकि इसको केंद्र लाया था। दूसरा, ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर लागू है। देखो अब जब ये आया था ना तब ये जम्मू कश्मीर पे नहीं था, लेकिन वर्तमान में ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है, याद रखना। यह अधिनियम 11 जनवरी 2007 से पूरे देश में लागू है। कब से, 11 जनवरी 2007 से। ये अधिनियम तो 2006 है, लेकिन ये लागू कब हुआ था, इम्प्लीमेंट कब हुआ था, ये 11 जनवरी 2007 से हुआ था। डेट याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है कि ये आया तो 2006 में था, लेकिन लागू कब हुआ, 11 जनवरी 2007 को। इस अधिनियम को के लागू होने से पूर्व में प्रचलित अधिनियम 1929 निरसित हो गया था। मतलब पहले क्या था, एक पहले दूसरा अधिनियम चालू था यहाँ पे 1929, जिसको शारदा एक्ट भी बोलते थे। 1929 का जो अधिनियम था जिसको शारदा एक्ट भी बोलते थे, ये अधिनियम आया ना तो वो अधिनियम अपने आप उसका उन्मूलन हो गया, वो अपने आप मतलब चला गया, खत्म हो गया है। उसकी जगह जो 1929 का जो शारदा अधिनियम आया था, यह शारदा एक्ट था, उस विलियम बेंटिक के सहयोग से जो आया था बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, उसको ही बढ़ाकर, उसको ही विस्तारित करके ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लाया था। कब से लागू है ये, 11 जनवरी 2007 से संपूर्ण भारत में लागू है और केंद्रीय अधिनियम है। तो सभी इसके अलावा सही हो जाएंगे।
अगला है बाल विवाह अधिनियम के बारे में इनमें से कौन सा तथ्य सही है। बाल विवाह अधिनियम कब आया था? अभी हमने पढ़ा है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में आया था। तो इसका कौन सा सही होगा? पहला बोल रहे हैं विवाह रद्द होने पर दोनों पक्षों को विवाह में जो सामग्री मिलेगी, नकदी आभूषण मिलेगा अथवा जो समतुल्य राशि मिलेगी दोनों परिवार को, वो वापस करना है। न्यायालय उसको कह सकता है कि जो लड़के वालों को मिला है लड़के वाले वापस करें और जो लड़की वालों को मिला है वो लड़की वाले वापस करें। सब अपना अपना पैसा एक दूसरे को वापस कर दें, क्योंकि विवाह तो रद्द हो ही गया है कानूनी रूप से। विवाह हो भी गया होगा ना तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कानूनन वो लोग पति पत्नी नहीं रहेंगे क्योंकि बाल विवाह हुआ है। तो ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा है इस अधिनियम के अनुसार महिला याचिकाकर्ता को पुनर्विवाह होने तक जीविका प्रदान करने अथवा आवास प्रदान करने का आदेश दिया जा सकता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि महिला अगर याचिका कर रही है कि भाई मेरा तो विवाह हो गया है और मेरे माँ बाप मेरे को रख नहीं रहे हैं, अब आप जिनने मेरी शादी करी है और जिन लोगों ने भी मेरे से शादी करी उनको बोलो कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती है मुझे खर्चे पानी के लिए पैसा दिया जाए, तो वो लोग उसको ये भी आदेश न्यायालय दे सकता है। तो ये दूसरा वाला भी सही हो जाएगा। तीसरा बोल रहे हैं यदि बाल विवाह के परिणाम स्वरूप शिशु का जन्म होता है तो उसकी जीविका विवाहित पार्टी या उसके अभिभावक के द्वारा दिया जाएगा तथा शिशु वैध संतान होगा, भले ही विवाह शून्य घोषित कर दिया जाए। ये भी फैक्ट सही है। अगर बाल विवाह के अंतर्गत बच्चा हो जाता है तो विवाह तो शून्य होगा, लेकिन बच्चा जो है वो अभिभावक के पास रहेगा, स्पेशली उनके जो पिता हैं उनके पास। तो ये उपरोक्त सभी इसके आंसर सही हो जाएंगे। अगला है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम को कब पारित किया गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ कोई भी उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। ये एक्ट कब आया था? तो ये एक्ट आया था 2013 में। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम कब आया था? 2013 में आया था। फ्रेंड्स एक आंसर बताइएगा कमेंट करके मुझे कि हमारे भारत के संविधान में एक अनुच्छेद महिलाओं को दिया गया है प्रसूति छुट्टी के लिए, प्रसूति अवकाश के लिए, कि महिलाएं अगर गर्भ से हैं तो उनको क्या है कि उनको छुट्टी दी जाएगी। ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि संविधान, ये नीति निर्देशक तत्व इस प्रकार की बातें करते हैं, तो आपको मुझे बताना है कि संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो महिलाओं को प्रसूति अवकाश के बारे में प्रावधान करता है। सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? 2013। अगला है जन्म के समय एक बच्चे की सामान्य लंबाई कितनी होती है? तो जन्म के समय एक बच्चे की सामान्य लंबाई 45 से 50 सेंटीमीटर होती है, और अगर ये क्या बोलते हैं, अगर इससे कम होती है तो बच्चा क्या हो जाता है? कुपोषित कहलाता है। अगला है माल्टोज निम्न में से किस मोनोसेकेराइड का बना होता है? तो ग्लूकोज अगर गैलेक्टोज मिल गया तो ये लैक्टोज बन जाता है, तो ये नहीं होगा। ग्लूकोज फ्रक्टोज भी नहीं होगा, ये हो जाएगा ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? माल्टोज बनाते हैं। ये मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज भी मोनोसेकेराइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसेकेराइड है, और जो माल्टोज हो जाएगा वो डाइसेकेराइड बन जाएगा, क्योंकि वो ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलके बना हुआ। एक ग्लूकोज ये मोनोसेकेराइड और ये मोनोसेकेराइड, दो मोनो मिलके क्या बना लेंगे? डाइसेकेराइड बना देंगे। तो माल्टोज किस मोनोसेकेराइड द्वारा बनता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज द्वारा बनता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके क्या बना लेते हैं? लैक्टोज अणु बना लेते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या बनाते हैं? सुक्रोज बनाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि सुक्रोज किस किस से मिलके बनता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके सुक्रोज बनाते हैं, और फ्रक्टोज और गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज अणु और जल अणु बनाते हैं। जो ग्लूकोज के अणु होते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ग्लूकोज के अणु होते हैं वो अल्फा बंध या अल्फा आबंध या अल्फा बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ग्लूकोज के जो बंध होते हैं जैसे कि C6H12O6 है, अगर इसको अपन जोड़ेंगे, ये दोनों ये जो जुड़े होंगे, C के साथ जो H जुड़ा होगा इस प्रकार से, ये C के साथ जो H जुड़ा होगा वो किस बंध द्वारा जुड़ा होता है? तो ग्लूकोज के जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो वो अल्फा बंध या अल्फा बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो याद रखना, जो दो ग्लूकोज के अणु अगर माल्टोज बना रहे हैं तो ये दोनों अणु किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये अल्फा बंध के द्वारा या अल्फा बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, और
ये जो अल्फ़ा बॉन्ड है ये एक साथ जुड़ते हैं, जिसको हम ग्लाइकोसाइडिक बंध भी बोलते हैं। अल्फ़ा बॉन्ड को और क्या बोला जाता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए डाला है मैंने, ये आप ही बताएंगे। कुफ़र कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? छोटी आंत में, बड़ी आंत में या यकृत में? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। कुफ़र कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, ये आपका आंसर है। सो फ्रेंड, ये जो मेरा पूरा ऑफ़र है रक्षाबंधन तक, ये तो पूरा पैकेज है जो 1499 का ऑनलाइन ऑफलाइन पूरा पैकेज है। केवल ऑनलाइन वालों के लिए जो है वो है 599 का। रक्षाबंधन के बाद ये 799 हो जाएगा। हर टॉपिक से 5 से 10 हज़ार प्रश्न हम एमसीक्यू करेंगे। बहुत सारे प्रश्नों की आपकी प्रैक्टिस होगी, डेली क्विज होंगे, डेली एमसीक्यू टेस्ट होगा, डेली क्लासेस आपकी। हम कोई वीडियो क्लास यूट्यूब व्हाट्सएप टेलीग्राम पर प्रोवाइड नहीं कराते हैं। पीडीएफ दी जाती है, ट्रिक करवाई जाती है, टेस्ट करवाए जाते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप प्लस टेलीग्राम से जुड़कर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये इस प्रकार के नोट्स जो हैं वो आपके पास पहुँचेंगे। 7 बुकलेट है, ये प्रैक्टिस सेट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, ये आपको मिलेगा हमारे नोट्स के साथ। तो अगर आप ये सारा कुछ लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।